हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था आपका टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने बात की थी कि म्यूटेशन से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जीन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन है वो अराइज हो जाती है जिसको आपने एलील्स बोला था, ठीक है। और उसके अलावा जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे हमने उनके बारे में बात की थी म्यूटेशन के। उसके बाद हमने बात की थी ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन कोज करते हैं। तो वो एजेंट्स क्या थे? म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस के बारे में हमने बात की थी। म्यूटेजेंस को बेसिकली टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज द केमिकल म्यूटेजेंस, सेकंड इज द फिजिकल म्यूटेजेंस। उसके अंडर हम किन किन को इंक्लूड करते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो बेटा आज हम बात करते हैं म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो सिर्फ एक ऐसा बेसिस नहीं है जिसपे म्यूटेशन को क्लासिफाई किया जाए। ऐसे बहुत से बेसिस है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम म्यूटेशन को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे म्यूटेशन का, वो किसके बेसिस पे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वेयर म्यूटेशन टेकिंग प्लेस। कि म्यूटेशन है वो कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ वेयर म्यूटेशन टेकिंग प्लेस। इसके बेसिस पे क्या किया गया है? म्यूटेशन को क्लासिफाई किया गया है। हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे और कौन कौन से ऐसे बेसिस है जिनके बेसिस पे म्यूटेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वेयर म्यूटेशन टेकिंग प्लेस, म्यूटेशन कहाँ पे हो रही है, उसके बेसिस पे अगर हम म्यूटेशन को क्लासिफाई करें तो बेसिकली टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में म्यूटेशन को क्लासिफाई किया जाता है। बेसिकली टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में म्यूटेशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द क्रोमोजोमल म्यूटेशन। फर्स्ट इज द क्रोमोजोमल म्यूटेशन। एंड सेकेंड वन इज द पॉइंट या फिर जीन म्यूटेशन, ठीक है। फर्स्ट को आपने क्या बोला? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। सेकंड को आपने क्या बोला? बेसिकली जीन म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन, जो म्यूटेशन मेनली क्रोमोजोम्स में होगी वो क्या कहलाएगी? क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ठीक है। हमने यही तो बोला है ना, वेयर म्यूटेशन टेकिंग प्लेस। तो कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे क्रोमोजोम्स में म्यूटेशन हो रही है। और यहाँ पे जीन लेवल के ऊपर अगर म्यूटेशन हुआ तो क्या कहलाएगा? जीन म्यूटेशन, ठीक है बेटा। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होगा? एट क्रोमोजोम लेवल पे होगी। एट जो जीन म्यूटेशन है वो किस पे होगी? एट जीन लेवल पे होगी, जेनेरिक लेवल पे होगी, ठीक है। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्रोमोजोमल लेवल पे जो म्यूटेशन है उसके अंडर भी टू कैटेगरीज है। अब सपोज करो ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई ना कोई चेंज हो सकता है। ये आर्म छोटी हो, ये आर्म बड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इनके नंबर में चेंजेज हो, ये भी हो सकता है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी है, वो भी टू कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। और वो दो कैटेगरीज कौन सी है बेटा क्रोमोजोमल म्यूटेशन की? फर्स्ट है मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। फर्स्ट क्या है? मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। एंड सेकंड इज द न्यूमेरिक म्यूटेशन। सेकंड क्या है? न्यूमेरिक म्यूटेशन। अब अगर हम बात करें तो देखो आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, जिसके मोर्फोलॉजी में म्यूटेशन आ जाए, जिसके आउटर अपीयरेंस में, आउटर स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आ जाए, कोई सडन चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। तो मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन क्या हुआ? यदि स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया, यदि स्ट्रक्चर में कोई म्यूटेशन हुआ, ठीक है। इफ स्ट्रक्चर चेंज,
यदि स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो आप क्या करोगे, वो उसको मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, कि वो क्या है, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन है, क्योंकि क्रोमोजोम की मोर्फोलॉजी में मींस क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। अब न्यूमेरिक म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, यदि क्रोमोजोम के नंबर्स में कोई चेंज आ जाए, क्रोमोजोम के नंबर में कोई सडनली चेंजमेंट आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक म्यूटेशन। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन क्या आएगा, इफ क्रोमोजोम नंबर चेंज, यदि क्रोमोजोम के नंबर्स है वो चेंज हो जाए, मतलब उसमें से कोई अगर मान लो, जैसे आपको पता है कि है ना 2 टाइप के क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ऑटोजोम्स एंड दी सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स के कितने पेयर होते हैं, 22 पेयर्स, ठीक है। 22 पेयर का मतलब है कि जैसे क्रोमोजोम 1 है, क्रोमोजोम 2 है, क्रोमोजोम 3 है, ऐसे हर एक की एक कॉपी पाई जाती है, डुप्लीकेट कॉपी पाई जाती है। तो अगर किसी क्रोमोजोम का नंबर इंक्रीज हो गया, 2 डुप्लीकेट कॉपीज है उससे 3 हो गई, तो भी वो न्यूमेरिक म्यूटेशन है। और अगर किसी का क्रोमोजोम नंबर 3 है और उससे 2 हो गया, तो भी वो न्यूमेरिक म्यूटेशन है, ठीक है। तो इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। यदि क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो जाए तो भी वो क्या कहलाएगा बेटा, न्यूमेरिक म्यूटेशन, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर आपको, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन एंड द न्यूमेरिक म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं कि हम मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में किन किन एग्जाम्पल्स को पुट करेंगे, किन किन टाइप्स को लेंगे, कि जिससे हमें पता लगे कि मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में मोर्फोलॉजी कहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के बारे में। तो अगर हम बात करें मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के बारे में, तो देखो मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में हम सबसे पहला जो टाइप है वो लेते हैं डिलीशन। क्या लेते हैं, डिलीशन। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अगर कोई चीज डिलीट हो गई तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला है, डिलीशन। अब मान लो ये मैंने लिया क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। अब इस पे मैं पुट कर रही हूँ, नेमिंग पुट कर रही हूँ, मैंने नेमिंग ली ABCDEFGH, ये नेमिंग ले ली। अब आफ्टर डिलीशन क्या होगा, आपने क्या किया, इसमें से एक फ्रेगमेंट को डिलीट कर दिया, और जिस फ्रेगमेंट को डिलीट किया है वो कौन सा फ्रेगमेंट है, F एंड G को आपने क्या कर दिया, बेसिकली मान लो डिलीट कर दिया, इसको आपने डिलीट कर दिया F एंड G को, क्योंकि आप डिलीशन करा रहे हो, तो आप डिलीशन करा रहे हो तो आपको क्रोमोजोम का कुछ पार्ट है वो डिलीट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा कि डिलीशन से क्या मोर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हो गई, कि यहाँ पे जो EFGH में से जो F एंड G जो जीन्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे डिलीट हो गए। तो डिलीट होने के बाद क्या हुआ, ये आम कैसी हो गई, स्मॉल हो गई, और ये आम वैसी की वैसी रही जैसी थी एज इट इज। इसमें ABCD वो के वो 4 जीन्स हुए, यहाँ पे कौन से जीन बचे, E एंड H जीन बचा, ठीक है। तो देखो बेटा, डिलीशन के कारण क्या हुआ कि F एंड G जीन्स जब डिलीट हो गए क्रोमोजोम स्ट्रक्चर में से, तो देखो आपको मोर्फोलॉजिकली भी क्रोमोजोम क्या मिला, चेंज मिला। क्या मिला, मोर्फोलॉजिकली क्रोमोजोम चेंज मिला, उसका स्ट्रक्चर भी कैसा हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में फर्स्ट समझ में आ गया डिलीशन। सेकंड हम लोग बात करते हैं बेटा डुप्लीकेशन की। किसकी बात करते हैं हम, डुप्लीकेशन की। अब डुप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज डुप्लीकेट हो जाए, मतलब कोई चीज डबल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डुप्लीकेशन। अब अगर हम इसमें एग्जांपल लें, तो मैंने ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर लिया, इसमें भी वही ABCDEFG एंड H ले लिया। अब आपने क्या किया, डुप्लीकेट किया जीन्स को। क्या किया, डुप्लीकेशन का प्रोसेस किया, डुप्लीकेट किया जीन्स को। और आपने किन जीन्स को डुप्लीकेट किया, यहाँ पे EF एंड G जीन्स को डुप्लीकेट किया। सपोज करो आपने EF एंड G जीन्स को क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। क्या क्या बेटा, आपने EF एंड G जीन्स को डुप्लीकेट कर दिया। तो मतलब अब ये EFG जो 3 जीन्स है, ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, ये आम बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, और ये जितनी थी उतनी ही रहेगी, ABCD। अब ये डबल हो गया तो ये कैसे आएगा,
एफ जी, ई एफ जी एंड एच। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो 3 जीन्स थे ये क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए, डबल हो गए, तो आपको स्ट्रक्चर में भी ये डबल दिखेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर हुआ, ई एफ जी एंड ई एफ जी। तो समझ में आया आपको मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में डिलीशन कैसे हुआ, डुप्लीकेशन कैसे हुआ, इतनी बात आ गई बेटा आप लोगों को समझ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, हमने अब तक बात कर ली डिलीशन की, डुप्लीकेशन की। थर्ड हम लोग बात करते हैं इन्वर्जन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, इन्वर्जन के बारे में। तो देखो बेटा, आपको ये डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इनके नाम से ही पता लग रहा होगा, इनके नाम से ही आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसमें क्या होगा। तो देखो, इन्वर्जन का मतलब है कि कोई चीज है वो इन्वर्स हो जाए, वो क्या हो जाए, इन्वर्स हो जाए, इन्वर्टेड हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में बेसिकली क्या होगा, आपने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ले लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, एफ और जी जो फ्रेगमेंट है, एफ और जी जो जीन है, जो फ्रेगमेंट है ये, इसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। इसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। और यहां से कट करने के बाद जब आप नेक्स्ट देखोगे, आफ्टर इन्वर्जन के दौरान क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है एफ और जी जो आपने कट की है, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो स्ट्रक्चर में मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ए बी सी डी, और यहाँ पे इन्वर्सन होके आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, जी एफ एंड एच। तो समझ में आया आपको, इन्वर्जन में आपने क्या किया बेटा, क्रोमोजोम के कुछ पार्ट को, जहां पे जो 2 जीन्स प्रेजेंट थे बेसिकली एफ एंड जी जीन्स, उसको पार्ट को आपने कट किया, उस फ्रेगमेंट को आपने कट किया, और उस फ्रेगमेंट में जो जीन्स प्रेजेंट थे उनकी सीक्वेंस को आपने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया। तो आपको जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो देखो, बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन क्या हुआ, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, उसकी मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो गई। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें मॉर्फोलॉजी ही चेंज बतानी थी, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पता लग गया कैसे आया मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के बारे में, कि कैसे डिलीशन के थ्रू आया, कैसे डुप्लीकेशन के थ्रू आया, और अब इन्वर्जन के थ्रू कैसे एक फ्रेगमेंट था, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम, जहां पे जीन्स प्रेजेंट थे, हमने उसको कट किया, और उन दोनों जीन्स को 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल की बेसिस पे लेके बता रही हूँ, 2 जीन्स, ठीक है, उसको क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई क्रोमोजोम्स की। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं फोर्थ हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन के बारे में। देखो, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक क्रोमोजोम आर्म से दूसरे क्रोमोजोम आर्म पे मूव करना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक ट्रांसलोकेशन। वो क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में बेसिकली क्या होता है अगर हम बात करें, ठीक है, देखो आपने क्या लिया, क्रोमोजोम लिए, अब यहाँ पे आप 2 पेयर्स लोगे क्रोमोजोम के, क्योंकि आपको जीन्स मूव कराने हैं, एक्सचेंज कराने हैं। बेसिकली यहाँ पे आप बेसिकली क्या कराते हो, एक्सचेंज कराते हो, एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन के केस में जो जीन्स है उनको एक्सचेंज कराते हैं बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स। होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में जीन को हम क्या कराते हैं, ट्रांसलोकेट कराते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे अगर बात करें हम लोग, तो देखो बेटा, मैंने 2 जीन्स लिए, एक पे मैंने जीन्स रखे A B C D, ऐसे यहाँ पे E
FGH ये जीन्स रख दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्रोमोजोम में मैंने जीन्स रखे 1 2 3 4। ये मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जब आप एक्सचेंज वाला जब पैटर्न देखोगे कि कैसे एक्सचेंज हुए तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 5 6 7 8 ले लिए, जीन्स ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका EFG ये जीन, ठीक है, और यहाँ के 5 6 7 ये जीन जहाँ पे मैंने ग्रीन किया है, ठीक है। इसको क्या कर लोगे, कट कर लोगे, और इस क्रोमोजोम में से इस पैटर्न को क्या कर दोगे, कट कर दोगे, क्योंकि आपको ट्रांसलोकेट कराना है। ट्रांसलोकेट का मतलब है एक्सचेंज करना है जीन्स को बिटवीन दी 2 होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपने जीन्स को क्या कर लिया, कट कर लिया, फर्स्ट क्रोमोजोम में से भी एंड दी सेकंड जो स्ट्रक्चर है इसके क्रोमोजोम से भी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पैटर्न देखेंगे कि आफ्टर द ट्रांसलोकेशन जो आपको पैटर्न मिलेगा वो कैसा दिखाई देगा। क्रोमोजोम की जो मोर्फोलॉजी है, उसका जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको कैसा दिखाई देगा। तो बेटा जो इसका मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसे आप 2 क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने इसको कट कर दिया, ठीक है, और फिर आपने इसको भी मान लो कट कर दिया, ठीक है। किसी एक स्ट्रक्चर को आप कट करो, फिर उसके बेसिस पे आप बताओ कि ट्रांसलोकेशन क्या हुआ। या तो आप इसको ही कट कर दो या फिर आप इसको ही कट कर दो, और उसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे, ट्रांसलोकेशन का पैटर्न देखेंगे। तो देखो हमने क्या किया, ABCD। अब EFG तो कट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, बीच में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने क्या किया है, ये 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया, और यहाँ का जो EFG जीन कट हुआ था वो भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा ABCD, ये तो ऐसे कैसा रहा। अब यहाँ से जो EFG कट हुआ है वो एक्सचेंज होके फ्लिप करके दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर मूव कर जाएगा, ट्रांसलोकेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, EFG, फिर आगे वही 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये जो जीन्स है, जो ये फर्स्ट वाला जो क्रोमोजोम है, इसमें यहाँ से कट किए जीन्स, यहाँ से एक फ्रेगमेंट को कट किया जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट थे, और उसको एक्सचेंज कर दिया दूसरे क्रोमोजोम से। लेकिन सपोज करो आप ऊपर वाले को तो ऐसा का ऐसा रख ले हो जैसा नॉर्मल है, लेकिन आप सेकंड क्रोमोजोम के जो नंबरिंग है 5 6 7 जो जीन्स है उसको आप कट कर रहे हो, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा अगर हम बात करें। तो बेटा यहाँ पे आपने फर्स्ट क्रोमोजोम से कट करके सेकंड क्रोमोजोम पे एक्सचेंज कर दिया। अब चलो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने सेकंड क्रोमोजोम से क्या किया, कट किया, फिर आप क्या करोगे। अब आपको एक जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको कैसा मिलेगा और सेकंड कैसा मिलेगा। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको एज इट इज मिलेगा, सेकंड से आप कट कर रहे हो तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ABCD। अब जो ये 5 6 7 है ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे फ्लिप कर जाएंगे, ट्रांसलोकेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5 6 7, और उसके बाद ये EFGH ये मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 5 6 7 यहाँ पे गया, तो यहाँ पे फिर आपको सीधा क्या मिलेगा, 8, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, जब आपने फर्स्ट क्रोमोजोम को कट किया है, फर्स्ट क्रोमोजोम के सेगमेंट को कट किया है, जीन्स जहाँ पे प्रेजेंट है उसको कट किया है। और ये आपको कब मिलेगा, जब सेकंड क्रोमोजोम को आपने कट किया है, उसके फ्रेगमेंट को कट किया है, तब आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक टर्म आती है दैट इज द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या आता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगर हम बात करें कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक चीज से दूसरे चीज को क्या कर देना, एक्सचेंज कर देना,
ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम पे ट्रांसलोकेट कराया है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ भी ट्रांसलोकेशन हो और यहाँ से यहाँ भी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में सपोज करो आपने फर्स्ट क्रोमोजोम का EFG वाला पोर्शन कट कर दिया और सेकंड क्रोमोजोम का 5, 6, 7 जो जीन प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन कट कर दिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बेटा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ABCD, और ये अब ये पोर्शन इससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये पोर्शन इससे एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5, 6, 7 और H, ठीक है। ऐसे ही नीचे 1, 2, 3, 4 तो एज इट इज है, और अब ये वहां पे एक्सचेंज हो गया तो अब ऊपर वाला नीचे एक्सचेंज हो जाएगा, EFG और 8, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है जिसमें दोनों क्रोमोजोम्स का कुछ पार्ट कट किया और फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट मिला, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और नॉर्मल जो आपने एक्सचेंज किया वो क्या कहलाया, सिर्फ ट्रांसलोकेशन। और जब आपने दोनों क्रोमोजोम के बीच में एक्सचेंज किया, दोनों क्रोमोजोम के बीच में ट्रांसलोकेशन कराया, तो वो क्या कहलाया, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो ये हमने बात की थी मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूमेरिक म्यूटेशंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, न्यूमेरिक म्यूटेशंस के बारे में, कि जो न्यूमेरिक म्यूटेशंस होते हैं जब क्रोमोजोम का नंबर चेंज होता है तो वो कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिक म्यूटेशंस के बारे में। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन में क्या हुआ, मेनली जब क्रोमोजोम नंबर चेंज हो जाए, जब क्रोमोजोम नंबर क्या हो, चेंज हो, तो क्या कहलाएगा, मेनली बेसिकली न्यूमेरिकल म्यूटेशन। अब जो न्यूमेरिकल म्यूटेशन है वो कितने टाइप की होती है अगर हम बात करें, तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा, बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स से क्रोमोजोम नंबर चेंज हो सकते हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं अगर हम बात करें, तो देखो सबसे फर्स्ट है यूप्लोइडी। सबसे फर्स्ट क्या है, यूप्लोइडी, ठीक है। सेकंड क्या है, एन्यूप्लोइडी। फर्स्ट क्या कंडीशन है, यूप्लोइडी, सेकंड क्या है बेटा, एन्यूप्लोइडी। अब हम बात करें कि व्हाट इज यूप्लोइडी, व्हाट इज एन्यूप्लोइडी, इनका इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखो बेटा यूप्लोइडी का नंबर का मतलब क्या होता है। अब आपको इतना पता है कि जब n नंबर हो तो हम उसको हैप्लोइड बोलते हैं, ऐसे ही 2n हो तो आप उसको डिप्लोइड बोलते हो, ठीक है। अगर 3n कंडीशन है तो क्या बोलते हैं, ट्राइप्लोइड, ट्रिप्लोइड। अगर 4n कंडीशन है तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लोइड। लेकिन अगर अगर मोर देन 3, ये यहाँ पे क्या आएगा, मोर देन 3n, यदि मोर देन 3n कंडीशन हुई, 4n, 5n, 6n, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लोइड, ठीक है। ये टर्म्स आपको पता है। तो ये क्या हुआ, एक सेट हुआ क्रोमोजोम का, ये पूरा जो n है आप इसको क्या बोलोगे, इस सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। 2n में आप क्या बोलोगे, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। 3n में आप क्या बोलोगे, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये क्या है, सेट है क्रोमोजोम का। तो यूप्लोइडी में बेसिकली क्या होगा, व्हेन क्रोमोजोम नंबर चेंजेस बाय ए सेट, जब क्रोमोजोम नंबर चेंज हो, क्रोमोजोम नंबर चेंजेस बाय ए सेट, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे बेटा, यूप्लोइडी। हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यूप्लोइडी। जब क्रोमोजोम नंबर पूरे एक सेट में चेंज हो तो उसको क्या कहलाया जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूप्लोइडी। समझ में आया आपको, ठीक है, कि जब पूरा सेट नंबर का क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो जाए तो क्या कंडीशन क्या कहलाएगी, यूप्लोइडी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एन्यूप्लोइडी की। एन्यूप्लोइडी में क्या होगा, व्हेन क्रोमोजोम नंबर चेंज बाय 1 और 2, जब क्रोमोजोम नंबर चेंज हो बाय 1 और 2 तो हम क्या बोलेंगे उसको, एन्यूप्लोइडी।
1 और 2 का मतलब क्या है? अब जैसे आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके भी 2 कॉपीज है, 2 है उसकी भी 2 कॉपीज है, 21 क्रोमोसोम नंबर है उसकी भी 2 कॉपीज है। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो 2 कॉपीज है उसमें या तो एक नंबर इंक्रीज हो जाए या फिर एक नंबर डिक्रीज हो जाए। मतलब 2 कॉपीज से या तो एक कॉपी हो जाए या फिर 2 कॉपीज से 3 कॉपीज हो जाए। वो किसके अंडर आएगा? एन्यूप्लॉइडी के अंडर आएगा। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम नंबर चेंज हो बाय 1 और 2 तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी में या तो +-1 हो सकता है कि या तो एक नंबर कम हो या ज्यादा हो, या फिर +-2 हो सकता है कंडीशन। ठीक है, कि 2 नंबर या तो इंक्रीज हो जाए उन क्रोमोसोम में, उन क्रोमोसोम के पेयर्स में, नंबर्स में, या फिर 2 नंबर्स उससे माइनस हो जाए, ये कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, तो अब एन्यूप्लॉइडी को आप कैसे कैटेगराइज करते हो अगर हम उसकी बात करें। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? एन्यूप्लॉइडी की। एन्यूप्लॉइडी को कैसे कैटेगराइज करते हैं अगर उसकी बात करें तो एन्यूप्लॉइडी को हम बेसिकली किन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं? देखो, सबसे पहले हम लेंगे माइनस, कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डिक्रीज होगा, कम होगा। एक तरफ हम लेंगे प्लस, जहां पे क्रोमोसोम का नंबर है वो इंक्रीज होगा। अब वो 1 से होगा, 2 से होगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब माइनस है, क्रोमोसोम का नंबर मतलब कम हो रहा है, तो हम इसके अंडर क्या लेंगे? यदि एक नंबर माइनस हुआ या फिर दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है वो ही चले जाए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर प्लस में हम बात करें तो कि या तो एक नंबर इंक्रीज हो गया क्रोमोसोम का या फिर 2 नंबर इंक्रीज हो गए क्रोमोसोम के, तो क्या कहलाएंगे अगर हम इसके अंडर बात करें तो। अब देखो, अगर मैं जो ये कंडीशन आपको बता रही हूँ कि एक अगर माइनस हो गया या फिर 2 अगर माइनस हो गए तो फिर क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो देखो, आपको बेसिकली पता है जो क्रोमोसोम है वो पेयर में पाया जाता है। अब मान लो ये क्रोमोसोम है, तो ये पूरा क्रोमोसोम किसका स्ट्रक्चर है? मान लो क्रोमोसोम 1 का, क्योंकि किस में पाए जाते हैं? पेयर में। तो हमें इन दोनों के नंबर में चेंजमेंट लेके आने हैं कि एक कम कर दिया, 2 कम कर दिए, एक प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिए। इसमें हमें एन्यूप्लॉइडी करनी है, इसमें हमें क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज करना है। अब हमने लिखा -1, तो -1 में जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? एक यहाँ से माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगी, ये कंडीशन मिलेगी सिर्फ। ठीक है, कोई भी इसका पेयर नहीं होगा। तो -1 कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसोमी। क्या बोलते हो हम? मोनोसोमी। ठीक है, जब एक क्रोमोसोम को आपने क्या कर दिया? 1 कॉपी को आपने डिलीट कर दिया वहां से। ठीक है, तो उसको आपने क्या बोला? मोनोसोमी। अब है -2, जब दोनों ही क्रोमोसोम की कॉपीज है वो डिलीट हो जाएंगी, वो नहीं होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसोमी। ठीक है, अब कोई कंडीशन नहीं है तो आप इस टर्म को क्या बोलोगे? नलीसोमी। जब दोनों ही क्रोमोसोम यहाँ से डिलीट हो गए, कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, ठीक है, खाली है, एम्प्टी है वो बॉक्स, तो अब आपने उसको क्या बोला? नलीसोमी। अब प्लस वाले केस में हम देखते हैं कि अब 2 थे, अब 2 से क्या बन गए? यहाँ पे +1 हो गया तो 3 क्रोमोसोम की कॉपीज बन गई। ठीक है, ये कंडीशन आपको मिली। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे बेटा? ट्राइसोमी। क्या बोलोगे इस कंडीशन को आप? ट्राइसोमी। ऐसे अगर हम बात करें +2 की, अब आपने यहाँ पे 3 क्रोमोसोम के पेयर्स बनाए, मतलब बनाए हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप 4 बनाओगे, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? टेट्रासोमी। ये टर्म्स तो बहुत इजी है, आपको इजीली क्लियर हो रही होंगी, आसानी से समझ में आ रही होंगी। मोनिसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी एंड द टेट्रासोमी। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें कि ये जो कंडीशंस आ रही है कि कैसे एक क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया, कैसे दोनों ही कम हो गए, कैसे 1 प्लस हो गया, कैसे 2 प्लस हो गए, ये किसके कारण आते हैं? बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूछ लिया जाता है काफी बार कि ये जो एन्यूप्लॉइडी जो कंडीशन है या जो क्रोमोसोम के नंबर में डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट जो हो रहा है, जो कंडीशन है ट्राइसोमी टेट्रासोमी, ये कंडीशंस कैसे आती हैं? तो ये कैसे आती है बेटा? बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन।
ठीक है, किसके कारण आती है ये सारी कंडीशंस? बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन। अब अगर हम बात करें कि नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, तो देखो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है क्रोमोसोम्स fails to separate ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम नंबर एक दूसरे से जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अगर वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट ना हो और वो सेपरेशन के लिए फेल हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? नॉन डिसजंक्शन। देखो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज ये है मियोसिस फर्स्ट। आपने सेल डिवीजन पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा व्हाट इज मियोसिस, व्हाट इज माइटोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट अगर हम देखें तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान जब एनाफेज फर्स्ट कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है? एनाफेज फर्स्ट कंडीशन होती है। तो उस दौरान क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जो ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है और ये इस तरफ क्या निकले हुए हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या निकले हुए हैं बेटा? स्पिंडल फाइबर्स। जब ये क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और फिर एनाफेज के बाद जाके क्या बनेगा? बेसिकली टेलोफेज, और फिर 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? ये होता है नॉर्मली। लेकिन क्या हुआ ड्यूरिंग द नॉन डिसजंक्शन? नॉन डिसजंक्शन के दौरान क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स हर एक सेल में ना जाके क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2 सेल्स बनी, डॉटर सेल्स, ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल में ना जाके क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में क्या हो जाते हैं? मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब एक सेल है वो कैसी है? एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, और एक सेल में दोनों क्रोमोसोम्स क्या कर गए? मूव कर गए। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन डिसजंक्शन, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए ड्यूरिंग दी सेपरेशन। ये दोनों क्या हो गए? फेल हो गए सेपरेशन के लिए, जिसके कारण दोनों ही क्रोमोसोम किसी एक सेल में मूव कर गए और हमने उसको क्या बोला है? नॉन डिसजंक्शन। इस कंडीशन को बेटा हमने क्या बोला है? नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नॉन डिसजंक्शन, कि जब क्रोमोसोम्स है वो फेल हो जाए सेपरेशन के लिए, उस कंडीशन को हमने क्या बोला है? नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, अब मान लो एक सेल में ये 2 आ गए, 2 क्रोमोसोम आ गए। अब सपोज करो ये एग है। क्या है ये? एग। ठीक है, अब ये क्या करेगा? फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ। स्पर्म के साथ फ्यूज किया, ठीक है, एग कौन सी कंडीशन हुई? 2n, क्योंकि 2 सेट्स है क्रोमोसोम के। स्पर्म कौन सी कंडीशन हुई? n। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, आफ्टर द फ्यूजन, तो जो आपको कंडीशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी? 3n कंडीशन। 3n कंडीशन का मतलब क्या हुआ? ट्राइसोमी कंडीशन मिलेगी आपको। कौन सी कंडीशन मिलेगी आपको? ट्राइसोमी कंडीशन। एक ही सेल में आपको कैसे मिलेंगे? 3 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो ये जो कंडीशन है कौन सी है? ट्राइसोमी कंडीशन है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ट्राइसोमी कंडीशन बेटा, ये सबसे ज्यादा जनरली देखी जाती है इन डाउन्स सिंड्रोम। इन डाउन्स सिंड्रोम आप इन सिंड्रोम के बारे में आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में। यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली बताया है कि जो ट्राइसोमी की जो कंडीशन है ये कहाँ पे मिलती है? इन डाउन सिंड्रोम एट 21st क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे आ जाती है और वो कंडीशन क्या कहलाती है? ट्राइसोमी। और ये बेसिकली किस में होता है? इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है उसमें बेसिकली ये क्या होता है? आपको ये ट्राइसोमी कंडीशन देखने को मिलती है एट दी क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन से क्रोमोसोम नंबर पे डाउन सिंड्रोम की जो ट्राइसोमी कंडीशन है वो अराइज हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बेटा, कि और किस किस बेसिस पे हम म्यूटेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।